मैंने अपने दोस्त से ये सवाल पूछा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। उसने फट से जवाब दिया कि अपनी मम्मी के पेट से, मतलब सैवेज रिप्लाई। और वो उसके आगे भी बोला, और मम्मी उनकी मम्मी के पेट से, उनकी मम्मी अपनी परदादी के पेट से, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर मैं कह रहा हूँ कि पहली बार हम कैसे आए। इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है कि प्रभु ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, प्रभु ने कहा अंधेरा हो जा, अंधेरा हो गया, और ना ही कोई किसी की नाभि से जन्म लेने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा अस्तित्व इस धरती पर कहाँ से आया। इस सवाल पर पहले भी बहस हो चुकी है, लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। वैज्ञानिक आधार पर पहला प्रोकैरियोटिक सेल धरती पर जीवन की पहली कोशिका का जन्म तकरीबन 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स, इतना पहले कहीं धरती पर अस्तित्व में आया। ये जिंदा था, जिंदा मतलब जिंदा होने की परिभाषा के हिसाब से ये ग्रो कर सकता था, मूव कर सकता था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये अपनी कॉपीज़ बना सकता था। उसके बाद यूकैरियोटिक आया और ये आगे बढ़ता गया जब तक मैमल्स तक यानी इंसान तक नहीं पहुंच गया। अब इंसान के बाद फिलहाल तो अभी कुछ नहीं आया है। आज हर जानवर, हर पेड़ पौधा जो आप देखते हैं वो कभी ना कभी इसी छोटी सेल के जीवन वृक्ष से निकला था। 3.5 बिलियन ईयर्स से अब तक की जर्नी बहुत लंबी है, पर वैज्ञानिक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि जो पहला बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट जन्मा हो सकता है वो कभी इस धरती पर जन्मा ही ना हो। साल 1984 1984 अंटार्कटिका में हमें एक मीटियोरॉइड मिला जिसका नाम था ALH 84001। माइक्रोस्कोप से सैंपल चेक करने के बाद हमें पता चला कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि रासायनिक संरचना उसी से मेल खाती है जो मंगल ग्रह के पत्थरों से हमें मिला है। हाल ही में हमें पता चला है कि उस फॉसिल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे, जिसका मतलब लाइफ हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट ने इसमें मॉर्फोसिस देखी, कायांतरण, जो कि जम चुका था और फॉसिल बन चुका था। इससे एक बात तो तय होती है, सेल डिवीजन तो हुआ था, पर साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था ये साबित करने का कि मार्स पर जिंदगी है, क्योंकि मॉर्फोसिस अकेले इतना बड़ा एविडेंस नहीं है। इस घटना के नतीजे के बाद दो अनुमान लगाए जा सकते हैं। पहला ये कि मंगल ग्रह पर पहले कभी जीवन रहा हो, हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत से पहले, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम में मार्स दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक जोन में आता है। अगर कंडीशन सही हों तो वहाँ जिंदगी या जीवन पनप सकता है। इसलिए ये पूरी तरह मुमकिन है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता वहाँ पर पैदा होके ख़त्म भी हो गई हो, और ये भी हो सकता है कि उसी सभ्यता के बीज इस धरती पर भी आके गिरे हों, और हो सकता है कि हम मार्शियन हों। दूसरा अनुमान ये है कि जो मीटियोरॉइड हमें मिला था, जीवन उसी के साथ आया हो, और वो मीटियोरॉइड का झुंड कहीं दूर से आकर धरती पर भी गिरा हो और मार्स पर भी गिरा हो, और धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई हो। बिग बैंग की घटना तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स पहले हुई, और अर्थ का वजूद तकरीबन 9 बिलियन ईयर्स पहले आया, और इंसान कुछ लाख साल पहले आए हैं। ये पॉसिबल है कि बहुत सारी एलियन लाइफ फॉर्म्स आके चली भी गई हों, और हो सकता है कि हमारा अस्तित्व ही कहीं बाहरी दुनिया का हो, हम खुद ही एलियन हों। हम जब भी एलियंस के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा हरे, गंदे, काले आंखों वाले ऐसे क्रीचर्स इमेजिन करने लगते हैं। हो सकता है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक हों, इतने छोटे हों कि आंखों से नज़र ही ना आते हों। वो किसी तरह के पैरासाइट भी हो सकते हैं। 1951 में रॉबर्ट हाइनलाइन ने एक साइंस फिक्शन नॉवल लिखी थी जिसका नाम है द पपेट मास्टर्स। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इस बुक में क्या है। एलियंस आते हैं धरती पर, और एलियंस ऐसे होते हैं कि इंसान की स्पाइनल कॉर्ड से चिपक कर वो दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, और इंसान को पता भी नहीं चलता, और वो उससे एक कठपुतली की तरह नचाते हैं। अब इमेजिन करो इसी तरह का कोई एलियन इस धरती पर पहले से ही मौजूद हो, और जो आपके दिमाग को एक होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। आप जो डिसीजन लेते हैं वो उसके हों, कुछ भी आपके कंट्रोल में ना हो और आपको पता भी ना चले।
आपको लगे कि वो आप हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, बल्कि वो कोई और हो, अ लूनाटिक इन योर हेड। आपको लगेगा कि ये आपकी इच्छा है, पर शायद ये आपकी ना हो, कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, आप तो बस एक कठपुतली हो। खैर, कब्जा करने के और भी तरीके हैं। एक फिल्म आई थी 2010 में, स्काईलाइन। इसमें एलियंस क्या करते हैं, इंसानों की बॉडीज़ लेके बॉडीज़ से उनके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड अलग किया करते हैं, और अलग करने के बाद ह्यूमन बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एलियन के शरीर में डाला करते हैं। एक तरीके से वो हाइब्रिड का निर्माण करते हैं। अब ऐसे में होता ये है कि बॉडी एलियन की रहती है, मगर दिमाग और स्पाइन इंसान का रहता है। इस हिसाब से कॉन्शियसनेस या पर्सनैलिटी या आत्मा इंसान की रहती है, मगर शरीर एलियन का रहता है, लाइक अ घोस्ट इन द सेल। चलिए इसको इस नज़रिए से एक बार देखा जाए। मान लो जिसे हम आत्मा कहते हों या कॉन्शियसनेस, वो किसी तरह का एडवांस या डेवलप्ड लाइफ फॉर्म हो जो अपना शरीर खो चुका हो, और उसे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती हो, और उसके लिए हमारी बॉडीज़, हम होस्ट हों, वो सदियों से हमारा इस्तेमाल किए जा रहे हों। ये थॉट मुझे हमेशा परेशान कर देता है, और मैं इतना यूज़लेस कभी महसूस नहीं करता जितना ये सोच के मैं महसूस करता हूँ। और क्या पता ये पूरी तरह से मुमकिन है कि हम उनकी एक रचना मात्र हों। Advanced programmer. Yes. क्योंकि हम इंसान भी रचना करते हैं, हम इन्वेंट करते हैं। हमने एंड्रॉइड्स बनाए, हमने रोबोट्स बनाए, और हम उस कगार पर हैं जब हम उन्हें चेतना या कॉन्शियसनेस देने जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम ऐसे रोबोट्स बनाने में कामयाब होंगे जो हमसे बेहतर काम करेंगे, जो हर मामले में हमसे बेहतर हों। अगर किसी तरह हमने उन्हें कॉन्शियसनेस दे दी, उन्हें चेतना दे दी, तो यकीनन वो ये सवाल ज़रूर करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, और शायद वो ये भी पूछें कि हमें क्यों बनाया। और अगर वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकल गए, तब हम ये नहीं कह सकेंगे कि अपने बनाने वाले पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वजूद की लड़ाई सभी लड़ते हैं, और कोई ये नहीं सुनना चाहता कि हम गुलाम चाहते थे इसलिए हमने तुम्हारे जैसे रोबोट्स या एंड्रॉइड्स बनाए। यहाँ तक कि रोबोट्स भी ये सुनना नहीं चाहेंगे अगर उनके अंदर किसी तरह से कॉन्शियसनेस आ गई। I hope so. A good friend. Yeah. Well, ये no, स्टेटमेंट no, ऐसा है कि आपको महसूस होगा दैट हाउ डिस्पोजेबल यू आर। अब सवाल आखिर में ये बचता है कि तो फिर हम कहाँ से आए हैं। और एक बात है जिस पर हम सभी एग्री होंगे कि हम आखिर में कहाँ से आए हैं, और जवाब है स्टार्स, सितारे। सिर्फ इंसान ही नहीं, हर एक चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और हर वो ऑर्डिनरी मैटर, उसके अंदर के एटम्स, एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, सब कुछ कभी ना कभी किसी सितारे के केंद्र में बना होगा। आपके ट्रैक्टर से लेके ताजमहल तक, बच्चों के जूतों से लेके डायपर तक, नेल पॉलिश से लेकर लिपस्टिक तक, और पर्स से लेकर पल्लू तक, हर एक चीज़ कभी ना कभी किसी सितारे के केंद्र में बने उस मटेरियल से ही बनी है, और आज वो हमारे सामने इस रूप में है। ये धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, आपके मंदिर की घंटियों से लेकर अजान के स्पीकर्स तक, सब सितारों की धूल है। केमिस्ट्री के 118 एलिमेंट्स, यहाँ तक कि अगर एलियन लाइफ फॉर्म भी हुआ तब भी वो उसी केमिस्ट्री का बना होगा जो सितारों में जन्म लेती है। ये सारी ऊर्जा, ये सारी एनर्जी जो हमारे शरीर को चलाती है, ये उधार ली हुई है, और एक दिन ये हमें इन्हीं सितारों को वापस लौटानी होगी। एक तारा धूल से बनता है और तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका सारा फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। हमारा सूरज हमारा सबसे करीबी तारा है, ये हमें जीवन देता है। ज़िंदगी ऐसी ही किसी तारे की धूल से जन्म लेती है, और ख़त्म भी अंत में इसी में होती है। जब घर पर बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मरने के बाद हम सब तारे बन जाएंगे, तो किसी ना किसी हद तक वो सही कहते थे। जब हमारे सूरज का फ्यूल ख़त्म होगा और इसकी मौत होगी, तब ये भी एक वाइट डॉर्फ,
एक बोना तारा, ये उसमें बदल जाएगा। दुख की बात यह है कि हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि एक ब्लैक होल बनने के लिए कम से कम 5 सूरज जितना बड़ा होना ज़रूरी है। पर हमें मारने के लिए एक बोना तारा भी चलेगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, 4 बिलियन ईयर्स जिंदा नहीं रहेंगे आप, क्योंकि इतना फ्यूल अभी इस सितारे में है और ये एक आइडियल कंडीशन है। और ऐसा तब होगा अगर हमने खुद को किसी तरह से तबाह नहीं किया। अब सवाल आखिर में बचता है कि जब हमें पता चल गया है कि हम कहाँ से आए हैं, तो अब खोजने की क्या ज़रूरत है। खोज बंद करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि संसार का हर प्लैनेट, हर स्टार, हर गैलेक्सी, सब कुछ जो हम देखते हैं यानी ऑर्डिनरी मैटर, वो सिर्फ और सिर्फ 4% है, 4%। जो मैटर हमें नज़र नहीं आता, जो एक गैलेक्सी को बिखरने नहीं देता, इसके असर को सिर्फ हमने जाना है वो 28% यानी 28%। और स्पेस में जो एनर्जी है जिससे सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो 68% यानी 68%। हमने अभी समंदर की एक बूंद की एक परत मात्र को उधेड़ा है, इससे ज़्यादा अभी हमने कुछ नहीं खोजा है। खोजने के लिए अभी इतना है कि धरती के सारे इंसानों की उम्र जोड़ देंगे, उतने साल भी कम पड़ जाएं। So don't be satisfied with supernatural answers. It is insufficient to say that one book is the answer to every question, but it is sufficient if we say that there is a lot to know yet, to discover yet. चमत्कारिक जवाबों से संतुष्ट मत हो जाइए, अपनी खोज जारी रखिए। काफ़ी नहीं होगा ये कहना कि एक किताब सारे सवालों के जवाब दे सकती है, पर अगर हम ये कहें कि अब भी बहुत कुछ खोजने को है, जानने को है, तो शायद ये काफ़ी होगा। और तब शायद हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढ पाएँ कि कुछ नहीं से कुछ कैसे बना, समथिंग फ्रॉम नथिंग।